that day we have seen and trying to solve it, but we don't have any clue how to solve it. Yes. So actually what happened here, are given some kind of formulas, okay, and we have calculate each and every cost, payback period cost. But before payback period cost, we need to calculate NPV, okay, and NPV net present calculate first. Do here what we do, we have given every cash flow and per year, okay, year. So how many years we have given? 5 years, and cash flow is 5 years. Every years it's a different, okay. Am I audible to all of you? Yes. Yes, ma'am. Yes. And outflow cash is 1 lakh, and the cost of capital is 10%, okay. So we calculate NPV and all we need to calculate. So here what we doing, PV factor is 10%, okay. PV factor is 10%. So before calculating, we just have you seen my Excel sheet? No, ma'am. No. Okay. We'll share the same. Okay. So here how we calculate NPV? So we have given 5 years, okay. So 1, 2, 3, 4, and 5, and cash flow is given 20,000 per year, 30,000. Then 1 second. Then 40, 50, and again 30,000. Okay, 40,000, 50,000, and 30,000. Right. And here we have given cost of capital is 10%. Okay. Right. So how we calculate? Here we just put a formula, percentage, how much it is. The NPV formula is like that. If we write here the formula, NPV is equal to, okay, so cash flow, okay, cash flow divided by 1 plus how much percent here, 10%. So how we calculate 10%? 10% कैसे calculate करेंगे? 10 divided by 100, it comes 0.1. okay. So here we means 11 something percent आएगा, right? 1 plus percentage, right? We have to calculate 1 plus percentage means rate of interest. ठीक है, 1 plus rate of interest जो हमें दिया हुआ है. So here 10%. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो कैसे आएगा? कैश फ्लो है हमारा 20,000, राइट, डिवाइडेड बाय 11 into 10. ओके. सो कैलकुलेट करो यहाँ पे 20,000 into 11, सॉरी, डिवाइडेड बाय 11 into 10. yes, it come 18,181, right? 18,180. वो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा इसमें, ठीक है. सो ऐसे ही हमें सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. परसेंटेज दिए हुए हैं, इट्स डिफरेंट अमाउंट का डिफरेंट आएगा, ठीक है. इट्स एन एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल. तो एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर्ड, कैश फ्लो व्हिच वी हैव गिवन इन प्रॉब्लम 20,000, परसेंटेज इज गिवन, ओके, डिवाइडेड बाय 1 plus rate of interest and term. okay. so how we इसे हम कैसे अपडेट करेंगे? जैसे एनपीवी कैश फ्लो, ओके, तो हम सबको एक साथ ही यहाँ पे लिख के देखते हैं. जैसे कैश फ्लो लिया हमने 20,000, 1 plus
10, okay, divided by 1 plus 10 into 10%, right? सेकेंड पोजीशन में भी वैसे ही आएगा, तो ऐसे ही आपको सबका कैलकुलेट करना है, ठीक है। देन 30,000 का, अभी यहाँ पे टाइम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है आपको, है ना, तो टाइम है, तो टाइम यहाँ पे कितना आएगा 1, क्योंकि एक साल का ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, एक साल का। जब आप सेकेंड का करोगे तो इंटू सेकेंड, थर्ड का करोगे तो 3, फोर्थ का करोगे तो 4, फिफ्थ का करोगे तो 5, तो लास्ट में आपका 18,600 आएगा, राइट। लेट कैलकुलेट, कम ऑन, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा बट इट्स सेम, ओके। देन आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा 1,25,750, ठीक है। और कैश आउटफ्लो कितना दिया है प्रॉब्लम में हमें, 1 लाख, कितना दिया है कैश आउटफ्लो, 1 लाख, ओके। सो कैश आउटफ्लो जब हम 1 लाख यहाँ से माइनस करेंगे तो आपको प्रेजेंट एनपीवी जो आएंगी 25,750, कितना, 25,750, और उसका पर इंटरेस्ट निकालोगे आप डिवाइडेड बाय 100 करके, तो 1.2575 आएगा, ठीक है। इसे आप ट्राई करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे ट्राई करिए, राइट। वैसे तो ये पीपीटी मैं आपको दे ही दूंगी आज, यस। नेक्स्ट हमें निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ IRR, ठीक है। सो IRR कंप्यूटेशंस के लिए हमें क्या करना है, सेम अगेन कैश फ्लोज लेने हैं, 5 इयर्स के कैश फ्लोज आर हियर, ठीक है। अब यहाँ पे पीवी फैक्टर आपका 19% दिया है, कैश फ्लो आपका कैलकुलेट करेंगे। अभी IRR का फॉर्मूला क्या था, हाउ वी कैलकुलेट, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट रिटर्न रेट, तो इंटरेस्ट रिटर्न रेट का फॉर्मूला क्या था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे दिया था एनपीवी ऑफ हायर रेट, डिफरेंस इन कैश फ्लो एंड इनटू डिफरेंस इन रेट, ठीक है। तो डिफरेंस इन कैश फ्लो एंड डिफरेंस इन रेट को कैलकुलेट करेंगे, वेट अ मिनट, तो उसका परसेंटेज आपको मिलेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये तो पहला हुआ अपना, सेकंड, ठीक है, पीवी फैक्टर 19%, यस, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका कैलकुलेशंस करके उसको ये किया है, पीवी फैक्टर 19%, पीवी कैश फ्लो निकाला, इसमें से जो भी आया वो इसका यहाँ पे माइनस करके परसेंटेज लाया, देन पीवी फैक्टर 18% से कैलकुलेट किया तो इसका ये आंसर आया। सेम करना है टोटल कैश फ्लो, देन लेस आउटफ्लो, यस मैम शायद आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई मैम, हमें स्क्रीन पर सिर्फ एनपीवी का कैश फ्लो लिख के आया मैम। क्या क्या क्या, तो मैम स्क्रीन पर आपका एनपीवी का जो कैश फ्लो है ना मैम, हाँ वही सिर्फ लिख के आया है, बाकी कुछ आगे दिख नहीं रहा मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही आपको, स्क्रीन दिख रही है मैम, वो एक्सेल शीट दिख रही है इस पर। अच्छा एक्सेल शीट दिख रही है, ओके ओके ओके, वेट अ मिनट, शेयर पीपीटी, ठीक है। यस मैम। So here we have given cash flow, on that basis we calculate, ये हमारा आंसर आया, ठीक है, 18,180, 10% के हिसाब से 10 + 1 जो फॉर्मूला है हमने ऐड किया 1, सो 20,000 डिवाइडेड बाय 11 into 10, ठीक है। ऐसे ही ये एक साल का हुआ तो 2 साल के लिए 2 इयर्स करना होगा, 3 के लिए 3 इयर्स, 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई, और 5 के लिए 5 से मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपका सारा आंसर आएगा, ठीक है। इसे आप ट्राई करिए, टोटल कैश इनफ्लो आपका इन सब का 5 का टोटल मिला के आएगा, देन लेस कैश फ्लो अगर आप करते हैं, जो आउटफ्लो हमें ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है 1 लाख, ठीक है,
तो आपका एनपीवी आएगा 1,25,750 माइनस 1 लाख है। फिर इसका जो पीआई है डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 1.2575, राइट। इसे ट्राई करिए। नेक्स्ट इसका जो कंप्यूटेशन ऑफ आईआरआर है, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो इसमें भी आपको ये अज्यूम किए हुए फैक्टर है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है वो अज्यूम किया हुआ फैक्टर है। तो यहाँ पे अगर पीवी रेशो, उनका कहना है कि अगर हम 19% से पीवी रेशो कैलकुलेट करते हैं तो 20,000 इंटू 19% के हिसाब से उन्होंने ये कैश फ्लो निकाला है, ठीक है। फिर 18% से अगर निकालते हैं तो ये डिफरेंस आ गया, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आता है 16,800 और डिफरेंस तो आएगा 1%, राइट ना। तो ये कैलकुलेशंस उन्होंने दिया है कि टोटल कैश फ्लो फिर इनका इतना आया और इसका इतना आया, है ना। 18% से और 19% से जब कैलकुलेट किया तो लेस कैश आउटफ्लो उतना ही था जो हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो एनपीवी यहाँ पे माइनस आता है अगर हम 19% से कैलकुलेट करते हैं तो, और अगर 18% से कैलकुलेट करते हैं तो 1750 आता है, ठीक है। देन जैसे आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हायर रेट इज इक्वल टू एनपीवी ऑफ हायर रेट डिफरेंस इन कैश फ्लो, ठीक है। तो 19% से कैलकुलेट किया जो 750 आया इंटू 1, तो उसका जो परसेंटेज में आया वो कितना आया 18.7%, ठीक है। अज्यूम फैक्टर है, जब अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.2 पॉइंट का इसमें डिफरेंस आएगा। देन डिस्काउंट पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट किया है, कैश फ्लो लिया है 5 इयर्स के एंड क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ठीक है। अभी क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालते वक्त जैसे क्यूमुलेटिव हम फंड फ्लो भी करते हैं, उसमें क्या करते हैं, जैसे ओपनिंग में प्लस नेक्स्ट ईयर का, है ना, क्लोजिंग में प्लस ओपनिंग, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव बनाया उन्होंने, फर्स्ट ईयर का एज इट इज रखा, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो भी एज इट इज ही रखा क्योंकि पिछला नहीं था। फिर उन्होंने सेकेंड ईयर का 30,000 किया, 30,000 में 20,000 किया, 50,000 आ गया। फिर थर्ड ईयर का 40 था तो 40 में 50 प्लस किया तो 90,000 आ गया। फोर्थ का 50,000 था, 50 में 90 प्लस किया तो 140 हो गया। 30,000 था, 30 में 140 प्लस किया तो 1,70,000। ओके, सो कंप्लीटेड ईयर्स पीबीपी पे बैक पीरियड निकालने के लिए क्या चाहिए, कंप्लीटेड ईयर्स प्लस रिक्वायर्ड इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर इनटू 12। अभी यहाँ पे 3 इयर्स का ले लिया, ठीक है। कंप्लीटेड ईयर 3 इयर्स हो गए कंप्लीट करके, इन प्लस वैसे तो 5 है, 5 से भी आप निकाल सकते हैं बट ये अज्यूम्ड है, ठीक है, अज्यूम। सो 3 इयर्स प्लस जो आउटफ्लो था हमारा कितना था 1 लाख माइनस ये जो लिया ना 3 इयर्स का, मतलब इन्होंने सिर्फ 3 इयर्स का कैलकुलेट किया, जो नंबर 3 है, हम यहाँ पे 3 इयर्स का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 3 इयर्स का है कैश आउटफ्लो हमारा 1 लाख माइनस 90,000 इंटू 12 एंड इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर कितना था, फोर्थ में 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, राइट, इंटू 12 मंथ से इसको किया तो आपका वो कितना 5.4 इयर्स मीन्स 5.5 इयर्स को थोड़ा सा 2 मंथ कम है ना। तो 5 and 4 इयर्स का आपका पे बैक पीरियड है, मतलब जो पीरियड आप कैलकुलेट करेंगे नॉन डिस्काउंटेड पीरियड जो है वो आपका 5 years 4 month आएगा। गॉट इट। देन डिस्काउंटेड, ये नॉन डिस्काउंटेड था जो हमने किया। अभी ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट किया है 1 2 3 4 5 years। देन सेम कैश फ्लो जो दिया है प्रॉब्लम में उसे लिया, पीवी फैक्टर 10% जो हमने पहले निकाला, उसका जो वैल्यू हमने निकाला 20,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 18,180, ठीक है। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आपका उतना ही रहेगा 18,180। सेकेंड ईयर में क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा जो भी आया 2 इंटू 2 इयर्स का निकाला, यहाँ पे इंटू 2 किया तो आपका आता है 24,780। उसमें आपको 18,180 प्लस करना है तो आपका 42,960 आएगा, राइट। थर्ड ईयर में वैसे कैलकुलेट किया, 3 इयर्स से कैलकुलेट किया, 30,040 आया, 30,040 में 42,960 ऐड किया 73। तो ये डिस्काउंटेड है, डिस्काउंटेड में आपको क्या लेना है, करंट ईयर का लेना है, और नॉन डिस्काउंटेड में क्या लेना है, नेक्स्ट ईयर का फिगर लेना है, उससे डिवाइड करना है नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट ईयर का इनफ्लो लेके, ठीक है। तो ये डिफरेंस है नॉन डिस्काउंटेड एंड डिस्काउंटेड।
समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये अज्यूम्ड है? हाँ, यस प्रतीक्षा, हेलो बोलो, हेलो, समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यस मैम। ओके। थैंक यू। सो फॉर्मूला जो है वो अगर आपके ध्यान में रहता है और इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा ये क्यूमुलेटिव पेबैक। ठीक है, तो डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड में हमें ये करना है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको प्रॉब्लम में दिया है वही होगा, उसी हिसाब से कैलकुलेट करना है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, ये पीपीटी भी आपको शेयर कर देती हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिले। ठीक है, अभी हम यूनिट 3 का ही दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें हमें रिसीवेबल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन ऑफ रिसीवेबल, how we calculate receivable. Yes, okay, so यूनिट 3 का ही पार्ट है ये, इसमें थोड़ा थेरोटिकल है तो हम फटाफट लेंगे। रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट में क्या है कि डेब्ट ओन, मतलब जैसे डेटर्स कलेक्शंस पीरियड निकालते हैं जो हमने लास्ट पीपीटीज में भी देखा था, हाउ वी कैलकुलेट डेटर कस्टमर्स, ओके, क्रेडिटर्स रेशो, सॉरी, so all ratios we calculate here, but for that we require credit to customers and how the sales will expand. Okay, it's required for sales, credit sale or cash sale. So receivable contribute to significant proportion of current assets. Okay, impact on current assets. So it's objectives of account receivable: maximize the value of firm, optimum investment in debtors, initiate collection procedure on overdue accounts. ओके, जितना भी ओवरड्यू रहता है ना अकाउंट में, जैसे आपने बैलेंस शीट्स वगैरह देखे होंगे, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनकी बहुत सारी सब्सिडियरीज कंपनीज होती है और उस कंपनीज में से वो लोग क्या करते हैं, फंड एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, दूसरे कंपनी से तीसरे, ऐसे ट्रांसफर करते हैं। तो जब फाइनली जब बैलेंस शीट बनता है तो उसमें वो सारा दिखता है प्लस माइनस, राइट। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम ये सारे रेशोज का कैलकुलेशंस करते हैं ताकि हमारी बैलेंस शीट में क्या दिखे, प्रॉफिट दिखे, और अगर हमें लगे तो हम नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करके उस बैलेंस को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, बिकॉज बैलेंस शीट अच्छी दिखनी चाहिए, उसमें बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस नहीं दिखने चाहिए ज्यादा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ जर्नल एंट्रीज पास करके उसको बैलेंस करते हैं। अब जनरल एंट्रीज पास करने के लिए हमें रेशो चाहिए होता है कि किस प्रोपोर्शन में हम जर्नल एंट्रीज पास करें, है ना। सो फॉर दैट वी रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ ratios. So here are the some objective how we receivable management. It's a depend on sales only, or both of sales are required, credit sales or cash sales. Okay, so this is the cost, and we have to know like that opportunity cost is there, collection cost is there, default cost is there, and delinquency cost is there. Okay, so बहुत बार क्या होता है कि जब लॉस हो जाता है ना, जरूरी नहीं है कि आपको रोज प्रॉफिट ही हो, समटाइम्स इट्स लॉस हो जाता है। डिफॉल्ट कॉस्ट मतलब आपने किसी पे खर्चा किया, वो आपको रिफंड ही नहीं हुआ, आपको वो रिटर्न ही नहीं मिला, है ना। सो ऑल कॉस्ट आपने कॉस्ट शीट पे पढ़ा होगा, बहुत सारी कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट, नॉन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, राइट। सो दैट कॉस्ट इज important to calculate ratios. Then cost receivable management में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया है, कलेक्शन ऑफ कॉस्ट दिया है, सो वी ऑल कॉस्ट जो है उसका हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, सो दीज आर द कॉस्ट इनकर्ड इन कलेक्टिंग द डेब्ट्स फ्रॉम द कस्टमर टू whom the credit sale is made. Okay, so this cost includes stationery, administrations, expenses incurred for collecting information about the credit standing of the prospective customers. ठीक है,
जो कस्टमर्स से हमें रिसीवेबल होता है या देना होता है, पेएबल होता है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ कॉस्ट। कलेक्ट करते हैं उसे कलेक्शन कॉस्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या क्या बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग एडिशनल फंड्स टू सपोर्ट क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल को बढ़ाने के लिए हम जो एडिशनल सेल करते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आज नहीं कल वो हमें मिलेगी। सो इट इज कुड बी प्रॉफिटेबली एम्प्लॉयड एल्सवेयर, राइट? That is opportunity cost. So what is delinquency cost? It arise if customer fail to meet their obligations on due dates. Due dates में अगर उसने पैसे नहीं दिए, है ना, some emergency आ गया, कुछ आ गई तो उसने नहीं दिए, तो it involves blocking up of funds of an extended period. मान लीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है और आपने कैश फ्लो में लिख दिया है कि ये मंथ में आपको 30 लाख मिलने वाले हैं, है ना, डिफरेंट इसमें से, एंड आपने वो बेस पे सारा प्लान बना दिया कि भाई वो 30 लाख आएंगे तो मैं इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इसलिए आप कॉन्फिडेंट थे क्योंकि सामने वाले ने भी आपको कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया, इंटीमेट नहीं किया कि नहीं मेरा जमेगा नहीं कुछ भी। बट व्हाट हैपेंड, आज आप गए घर, मस्त सो गए, राइट? और मॉर्निंग में जब आप बैठे अपनी चेयर पे ऑफिस में जाके, फोन आया उसका कि यार समथिंग विच हैपेंड और मैं ये पैसे नहीं दे सकता। ओ तेरी, हो गई, फिर आपका बीपी बढ़ गया क्योंकि आपने उस बेस पे सामने वाले को जबान दी है ना। अब अरेंज कैसे करेंगे वो पैसा? और मान लीजिए उस दिन सैटरडे है, बैंक बंद है, 4th सैटरडे बैंक बंद है, सो हाउ टू डील इट, राइट? तो ऐसे सिचुएशंस को हम डेलिक्वेंसी कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि वो जो कॉस्ट है, आज मतलब 2 करोड़ का आपको पेमेंट करना था और सामने वाले बंदे ने एकदम सडनली बोल दिया, तो आपका तो बीपी हाई होना है कि 2 करोड़, भाई 2000 या 2 लाख की तो बात नहीं है जो किसी से भी मांग सको आप, 2 करोड़ की बात है, राइट? सो इट्स ब्लॉकिंग। आप अब 2 करोड़ का अरेंजमेंट हो नहीं सकता है। बैंक में फोन किया, बैंक वालों ने बोल दिया कि नहीं बाबा अभी तो आज सैटरडे है, कोई नहीं है, मैं नहीं दे सकता। मैनेजमेंट को बता नहीं सकते क्योंकि मैनेजमेंट के पास जाओगे तो बोलेंगे यार तुमने तो कल बोल दिया था कि आज मैं दूंगा, मुझे नहीं पता, वो तुम एडजस्ट करो। और ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, इफ यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर ना, वो आपके ढकल देते, भाई तुम्हारा है, तुम मैनेजमेंट तुम देखो, ठीक है। सो दैट टाइम सिचुएशन इज हैपेंड, और ऐसे समय में फिर क्या होता है ना कि हमारा जो फंड है, जैसे सारे आपने मतलब 2 करोड़ आपको, वो 2 करोड़ आपको 4 पार्टीज को देने थे, मतलब 4 पार्टीज को आपको विथ इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, कैसे देंगे आप, है ना? तो दैट इज डिलिक्वेंसी कॉस्ट। तो क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स ब्लॉकिंग अप ऑफ फंड्स फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। अब 2 करोड़ जमाना तो भाई हफ्ता भी लग सकता है, तो वो डे के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको, तो सामने वाली पार्टी को, हाँ वो तो आप जिसने नहीं दिया उससे तो आप करेंगे इंटरेस्ट वसूल, नो इश्यू, बट एट दैट टाइम क्या करेंगे, राइट? दैट इज, समझ में आया? यस और नो? यस मैम। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बिंदास्त बोलिए, है ना, कि भाई नहीं आ रहा है या फिर स्पीड हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है, बट हर चीज का कंसेप्ट क्लियर करो, ओके? नाउ डिफॉल्ट कॉस्ट, व्हाट इट इज द कॉस्ट इनकर्ड व्हेन द कस्टमर इज नॉट एबल टू ऑनर टू ड्यूज द फर्म। बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं ऐसे, जैसे अगर आप मार्केटिंग में जाते हैं तो आपको भी पता है कौन सा कस्टमर है जो आपके बोलते से ही एक्साइटेड होकर वो चीज लेता है, और कोई तो बोलता है कि हाँ रोज रोज जाते हो, उसका फॉलोअप ले रहे हो, लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं हो रहा है ना? सो हाउ एवर दिस कैन बी रिड्यूस इफ द फर्म प्रॉपरली। कोई बोलता है यार पहले मैं यूज करूंगा उसके बाद पे करूंगा, यूज हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन पेमेंट ही नहीं निकलता, राइट? सो दैट इज डिफॉल्ट कॉस्ट, है ना? ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो भाई यूज करके ये नहीं देते हैं कि भाई मैं दूंगा नहीं दूंगा, दैट इज, तो बैड डेब्ट्स, है ना, assume to bad debts, so that is called default cost. So it is however this can be reduced if the firm properly evaluate the customer before granting credit. So किसी को भी क्रेडिट देने से पहले हमें उसका इवैल्यूएशन करना चाहिए कि नहीं ये देगा कि नहीं, ठीक है, ऐसे किसी को भी नहीं देना है। So what is the benefits of accounts receivable management? That is increase sale, ठीक है, then increase in profit, increase in market share and ideal credit policy, ठीक है। आपकी क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए, इसलिए बिग ऑर्गेनाइजेशंस में
और जब से जीएसटी आया है ना, आईजीएसटी, तो अभी तो बिल्कुल छुपाई होती ही नहीं है, मतलब आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। पहले टैक्स पे करना है, उसके बाद ही मटेरियल मिलेगा। पहले जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी पे करना है, उसके बाद ही इश्यू होगा। तो अभी अच्छे की क्या हो गई है, वाट लग गई है। अगर जीएसटी नहीं पे किया तो आप और डिफॉल्ट हो जाते हो, उसमें आपका रेड दिखने लग जाता है। अगर आप में से कोई जीएसटी का रिटर्न फिलअप करते होंगे ना, ऑर्गेनाइजेशन का, स्पेशली बिग कंपनीज का, तो आपने उनके रिटर्न्स देखे होंगे अभी जीएसटी और अभी मार्च में, तो आपको बहुत सारी डिफॉल्ट लिस्ट मिलेगी। तो वो कटी हो जाते हैं, उनको नेक्स्ट टाइम जब तक वो उनका अकाउंट क्लियर नहीं करेंगे और वहां पे आईटीआर में जब तक आपका ग्रीन सिग्नल नहीं दिखेगा, आपको एंट्री नहीं, आप आ ही नहीं सकते। कितना भी कोशिश करो, आपको मटेरियल ही नहीं मिलेगा, भले ही आप कहीं से भी लेके आओ, लेकिन वो पार्टी के साथ आप फिर से डीलिंग नहीं कर सकते जब तक उसका ड्यू कंप्लीट नहीं करते। राइट? है क्या कोई कोई कर रहा है जीएसटी में वर्क? किसी के साथ आया ऐसा इश्यूज कि सबको ऑल क्लियर है? यस, एनीवन वर्किंग इन जीएसटी? नो वन? कोई नहीं कर रहा है? कोई इशू नहीं। तो ये सब है आईटीआर में। उस दिन हाँ, उस दिन मैंने एक देखा था कि कौन सी कंपनी थी, एक आयन कंपनी करके, अच्छी बिग कंपनी है, बट ड्यू टू दिस कोविड की वजह से ना, उन्होंने अपने मतलब जिन क्लाइंट के साथ उनका डील हो रहा था, तो उन लोग का उन्होंने जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी वगैरह पे नहीं किया था। तो उनको कम से कम 15 to 18 नोटिसेस आ चुके हैं अभी तक कि पे करो पे करो, और अभी उन्होंने पूरा उनको ग्रीन मार्क में डाल दिया है। तो वो कंपनी के पास ऑफर बहुत है बाहर से, लेकिन जब तक वो पे नहीं करेंगी ना जीएसटी, वो कहीं इशू नहीं कर सकती है मटेरियल। जिसके साथ उसका क्लियर होगा वही वो मटेरियल जाएगा। तो अभी बाकी की कंपनीज भी उनको बहुत फोर्स कर रही है, यार पे करो, हमें मटेरियल चाहिए। अब उनके पास मतलब कंपनीज को उस कंपनी पे भरोसा है, ट्रस्ट है, राइट? बट अभी अगर वो, और इनके साथ उनका निगोशिएशन भी अच्छा होता है ना, 10%, 15%। अगर वो बोल रहे हैं कि अगर हम बाहर से परचेस करेंगे तो हमें 5% ज्यादा पे करना पड़ेगा यार, राइट? तुम अपना अकाउंट क्लियर करो और हमें मटेरियल दो। तो ऐसा सब केस चल रहा है उनका, पता नहीं उनका क्या है, बट है, वो आयन कंपनी है, ठीक है? तो फर्स्ट वी नीड टू क्लियर आवर ड्यूज। सो क्रेडिट पॉलिसी में क्या होता है कि लिबरल, स्ट्रिक्जेंट, और बहुत सारी कंपनीज क्या होती है ना, अभी क्रेडिट पॉलिसीज बना रही है। 1 सेकेंड, कहाँ थे हम? हाँ, आइडियल क्रेडिट पॉलिसीज। तो क्या होता है, जैसे हम, और उन्होंने अभी क्या सिस्टम किया है, जितनी भी बिग कंपनीज है, उन्होंने क्या सिस्टम किया है कि भाई 1 लाख के ऊपर, है ना, 1 लाख के ऊपर अगर आप क्रेडिट लेते हो, है ना, जैसे एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, हमने ये सब सीखा है कंपनी लॉ में। अगर आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ, तो उसमें हमने पढ़ा है, हम लोग क्या बनाते थे उस वक्त, नोट बनाते थे, है ना, कि क्रेडिट का 30 डेज का क्रेडिट का, 90 डेज के क्रेडिट का। तो वैसे ही आजकल कंपनीज क्या करती है, बैंक के साथ डीलिंग करती है, मतलब कंपनी का अकाउंट और वो पार्टी का अकाउंट, ठीक है? मतलब ये पार्टी का काम हो जाएगा, कंपनी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगी, बैंक होती है इनका सपोर्टर, थर्ड पार्टी। तो बैंक क्या करेगी, इनको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी और बैंक उसका पेमेंट करेगी, ठीक है? इनका भी हो जाता है। तो वो आजकल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क नहीं लेती है, सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू, राइट? तो उससे क्या होता है कि जो क्रेडिट पॉलिसी है वो फॉलो होती है, और अगर फॉलो नहीं हुई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक है, बैंकिंग में से अगर डायरेक्ट होगा तो बैंक तो अपना इंटरेस्ट वसूली करेगी, चाहे वो 1 पार्टी से हो या 2 पार्टी से हो, राइट? सो आजकल उन्होंने वो क्राइटेरिया चूज किया है क्रेडिट पॉलिसी के लिए। वो अच्छा है, मतलब नुकसान इसमें किसी का भी नहीं होता, ना बैंक का होता है, ना फर्स्ट पार्टी का, ना सेकंड पार्टी का होता है। ऑन टाइम पे डील होती है, अगर टाइम पे नहीं हुआ तो वो देश का इंटरेस्ट कैलकुलेट होके उतना आपको पे करना होता है, या फिर आपके अकाउंट से उतना। और आजकल तो सारे बैंक, जितने भी बिग बिग कंपनीज है, उनका क्या है, करंट अकाउंट होता ही है बैंक में, एडॉक अकाउंट होता ही है। उन लोग को ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन पे या गुडविल पे इतना सारा लोन देते ही है, तो बैंक बराबर वो क्लियर कर लेती है, ताकि क्या होता है, फर्स्ट पार्टी को भी इशू नहीं होता, सेकंड पार्टी को भी इशू नहीं होता, दोनों के जो वर्क होते हैं वो साइमल्टेनियसली कंटिन्यू होते रहते हैं। ओके, सो दैट इज। और इसमें क्या होता है कि मार्केट में शेयर का भी
प्राइस अच्छा रहता है, आपका गुडविल भी अच्छा रहता है, क्योंकि आप पे कर रहे हो विथ इंटरेस्ट के साथ, आपका जीएसटी रेगुलर जा रहा है, तो आपका वहां पे ग्रीन सिग्नल दिखता है पार्टीज में, राइट। और अगर आपने पे नहीं किया है ना, तो वहां पे आपका डिफॉल्ट में आ जाता है, डिफॉल्ट लिस्ट में नाम आ जाता है 3 क्वार्टर्स तक अगर नहीं किया तो। एंड यहाँ पे ऑल थिंग इज पॉजिटिव रही तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। सो क्रेडिट पॉलिसी में दो मेथड्स है, इट्स अ लिबरल एंड इट्स स्ट्रिजेंट। सो गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर हुज क्रेडिट वर्थनेस इज नॉट अप टू स्टैंडर्ड। हम डायरेक्ट गुड्स सोल्ड कर सकते हैं कस्टमर को जिनका क्रेडिट वर्थ, मतलब सिंपल वे है। और स्ट्रिजेंट में क्या कर सकते हैं, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑन अ हाईली सिलेक्टिव बेसिस। क्रेडिट मतलब 1 लाख के ऊपर है तो क्रेडिट पे जाएगा, ठीक है। सो इज दैट ओनली टू द कस्टमर्स हु आर फाइनेंशियली साउंड, मतलब जिनका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है उनको ही ये क्रेडिट पॉलिसी दी जाती है ना। मार्केट में जिनका रिपुटेशन अच्छा है, जिनका गुडविल अच्छा है, जिस कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशंस का, उनको ही हम लोग क्या करते हैं, ये क्रेडिट पॉलिसी इशू करते हैं। और अदरवाइज जो मतलब चिल्लर लोग हैं लोकल, उन लोग को यूज नहीं देते। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में इंक्रीज इन सेल डेफिनेटली और हायर प्रॉफिट, जितना सेल होगा उतना प्रॉफिट होगा। और डिसएडवांटेजेस क्या है, बैड डेट होता है, लॉस होता है। अगर हम ज्यादा सेल्स भी कर लिए, मतलब फोर्सफुली अगर हमने सेल किया, कि टारगेट बढ़ाने के लिए भी होता है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई या कोई भी नई कंपनीज है, वो क्या करती है कि अपना सेल दिखाने के लिए, टारगेट कंप्लीट करने के लिए सेल दिखा देती है, इतना बेचा उतना बेचा, लेकिन एक्चुअल में वो बेचते ही नहीं है 50,000। और फिर जब बेच देते हैं तो क्रेडिट पे बेच देते हैं, जिससे वसूल नहीं कर पाते पैसे मार्केट से, है ना, रिकवरी नहीं हो पाती, तो वो लॉस में चली जाती है, फिर बैड डेट में चले जाते हैं। एंड लिक्विडिटी प्रॉब्लम, पैसे नहीं आएंगे तो फंड का तो इशू रहेगा ही, फिर वो सैलरी भी से डिडक्ट एंड ऑल चलता है। सो ऑलवेज जो स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी क्या है, उसके क्या है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर आप किसी को पॉलिसी विथ क्रेडिट पॉलिसी पे मटेरियल देते हो तो उसका एडवांटेज है लॉस, बैड डेट लॉस, है ना, मतलब आपका बैड डेट रहेगा ही नहीं, क्योंकि क्रेडिट उसको पता है अगर मैंने इसके पैसे टाइम पे नहीं दिए तो मुझे इंटरेस्ट के साथ पे करना है, राइट। और साउंड लिक्विडिटी पोजीशन, फ्लो चलता रहता है आपका, रेगुलर पैसा आता रहता है, रेगुलर पैसा आता रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, लेस सेल, यस, इसमें आपको ये देखने को मिलता है कम सेल होता है, क्योंकि क्रेडिट होने की वजह से ज्यादा लोग उसमें हाथ नहीं डालते, है ना। और लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट भी लेस होता है क्योंकि सेल ज्यादा नहीं होता, बट सेल वही उन्हीं लोगों को किया जाता है जिसका पोजीशन, जिनका कैश पोजीशन साउंडफुल है ना। नेक्स्ट, दिस इज द diagram, okay, how we calculate cost and profitability. Okay, so here we have mentioned two, stringent policy and profitability. Okay, liquidity, stringent and liberal, both we are show here. Okay, so if we calculate like that, अगर हम क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे हम एक, यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक मतलब गुड स्टैंडर्ड की क्वालिटी को हम हायर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमको सेल कम आ रहा है और लेकिन हमारा फ्लो जो है वो कंटिन्यू है, हमारा यहाँ पे लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है, लिक्विडिटी हमारी कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का रेशो बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर हम देखा जाए तो पॉलिसी जो है वो हमारी लिबरल है, मतलब टच करती है ये पॉइंट को कि ठीक है ये लिबरल है, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है क्रेडिट और क्रेडिट पॉलिसीज के, सो क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट टर्म्स एंड कलेक्शन पॉलिसी। क्रेडिट स्टैंडर्ड में क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेफरेंसेस, एवरेज पेमेंट्स पीरियड एंड फाइनेंशियल रेशियोज provide a qualitative basis for establishing and enforcing credit standards, ठीक है। आपका क्रेडिट रेटिंग फिक्स है कि 10% से देना है, क्रेडिट रेफरेंस भी है क्योंकि पॉलिसी में सारी चीजें मेंशन है, एवरेज पेमेंट करना है, जैसे आपने 1 लाख का मशीनरी ले लिया तो उसको क्वार्टरली बेसिस पे पेमेंट करना है, ठीक है।
1 साल के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन पीरियड एंड फाइनेंशियल रेशियोज यू हैव टू कैलकुलेट ऑन दैट बेसिस। जैसे कि आपको पता चल जाता है कि इसका 60% पेमेंट हो गया है ना, सो 60% रेशियो इज गुड रेशियो। देन प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड एनफोर्सिंग क्रेडिट स्टैंडर्ड। आप उसके साथ किस तरह से क्रेडिट, हाँ अगर जैसे उसने 60% पेमेंट कर लिया और उसको रिक्वायरमेंट है, सो यू हैव टू डिसाइड उसे देना चाहिए कि नहीं। उसका बैंक अकाउंट आप चेक करेंगे कि यार इसका स्टैंडर्ड कैसा है पेमेंट का, ये देता है कि नहीं देता है, कोई डिफॉल्ट तो नहीं करेगा। सो ट्रस्ट के बेस पे आप उसे और क्रेडिट मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रेडिट टर्म्स में क्या है, इट मींस स्टिपुलेशन अंडर व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड। किस पीरियड तक आप सोल्ड करेंगे उसे। अगर वो पैसा ही नहीं दे रहा है तो आप नेक्स्ट मंथ में उसे मटेरियल नहीं दोगे क्योंकि उसका पैसा नहीं आया है, राइट। सो दैट इज द क्रेडिट टर्म्स। एथिक्स होते हैं ना, दैट्स। सो इट इंक्लूड्स 3 components. It's a credit period 30 days, 90 days, 180 days, 120 days, cash discount, right, and cash discount period. कैश डिस्काउंट में भी अगर आप लेते, जैसे अभी मार्च में होता है, हमारी कंपनी में होता था ऐसा कि मार्च एंडिंग के केस प्रॉफिट के लिए हमें सेल ज्यादा दिखाना पड़ता था, तो हम सारी कंपनी जितनी भी कंपनीज रहती थी ना, तो उन लोग को हम कैश डिस्काउंट देते थे। 50,000 अबव अगर मटेरियल लेना है तो उनको 10% कैश डिस्काउंट। तो कंपनी सोचती थी यार 10% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, चलो चलो फटाफट ले लो, तो वो भी परचेस करती थी। 10% इज बिग ना कंपनी के लिए, तो ऐसा होता था, मतलब होता है। और उनको क्रेडिट पीरियड, भाई मार्च में परचेस किया है तो आप 3 महीने तक देना, जून तक पैसा दे देना, ठीक है, तो वो भी देते थे क्रेडिट पीरियड, तो डिस्काउंटिंग मतलब के साथ। तो ऐसा बहुत कंपनीज करती है, ठीक है, जिनका प्रोडक्शन है, जिनका मतलब सर्विसेज है ना। हम लोग अभी देखते हैं मार्केट में, फूड में भी बहुत सारी हमें डिस्काउंट में ये होता है, लेकिन इसका कैलकुलेशंस होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको डिस्काउंट मिल गया तो उसका एंटर नहीं हुआ, एवरीथिंग सब होता है मार्केट में। जैसे आप अगर अभी ओकेजनली अगर कोई इवेंट कर रहे हो तो उसमें भी आपको कैश डिस्काउंट मिल जाता है। हेलो, एम ऑडिएबल? यस। तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह हमको डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिल रहा है। क्लोथ्स में मार्केट में जाते हैं, बिग बाजार में जाते हैं, या कहीं और आपके बड़े बड़े जो है मॉल्स में जाते हैं, तो वहां पे कैश डिस्काउंट मिलता है आपको, है ना। और उस पे लिखा रहता है कि कितने दिनों तक है, कैश डिस्काउंट पीरियड भी दिया होता है। जैसे अभी मैं कहाँ पे गई थी, ट्रेंड में गई थी लास्ट मंथ जनवरी में, तो उन्होंने मुझे कार्ड दिया था कि मैम आपको 14 फेब तक कैश डिस्काउंट और पीरियड दिया गया था उन्होंने। तो काफी अच्छा डिस्काउंट मिला, मतलब मैंने अगर 7 to 8,000 की अगर शॉपिंग की है तो मुझे वो सिर्फ 3,500 में पड़ी। सो इट्स अ गुड ना, बट इसका अकाउंटिंग भी प्रॉपर वे से होना चाहिए। मतलब 7 to 8,000 का मटेरियल मैंने परचेस किया जिसमें मुझे 50% डिस्काउंट मिला, इट्स अ बिग डील, राइट। सो दैट्स अ गुड, मतलब बहुत एंजॉय किया। और उस पर भी जब मैंने वो परचेस किया तो उस पे भी उन्होंने मुझे कैश डिस्काउंट का ऑफर दिया कि मैडम अगर आप, मैं शायद यस 26 को गई थी ना, हाँ 26 को अगर गई थी सपोज, तो 26 नहीं 23rd को गई थी, तो 23rd से उन्होंने कहा था कि मैम 26 से लेके 14 फेब तक हमारे यहाँ पे ये स्कीम चालू है, तो अगर आपको और चाहिए मतलब इसके अलावा भी, तो आपको सेम इसमें ही मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन इतना तो बहुत हो जाता है, लेकिन जिनको अब तो मैंने अपने जो भी ये थे कार्ड और अपने फ्रेंड्स लोगों को दे दिए, उनको बोल दिया कि जाओ जाके परचेस कर लो, खुश हो जाओ। सो ऐसा ऑफर बहुत मतलब लकीली मिलता है। तो अब आजकल तो सभी जगह चल रहा होता है ये ऑफर, हर चीज पे मिलता है, लेकिन इसका प्रॉपर एंट्री भी होना जरूरी होता है ना। जैसे उसमें क्या क्या इंक्लूड है, कैश डिस्काउंट में क्या, किस में कैश डिस्काउंट मिल रहा है, उसका पीरियड क्या है, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। देन कलेक्शन पॉलिसी क्या होता है, जैसे कैश में अगर आप परचेस करते हैं, जैसे अभी हम लोग आज सुबह मैंने कुछ पेमेंट किया है, तो उसमें लिखा था कि अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं स्पेशल उस कार्ड से, तो उसमें आपको इतना ऑफर मिलेगा, और अगर किसी और कार्ड से करते हैं तो ये ऑफर चलते रहते हैं, है ना। तो कलेक्शन पॉलिसी जो होती है ना कंपनीज की, अभी सारी कंपनीज एवरीवेयर एवरीवेयर ये चला रहे हैं, ताकि उनको भी फायदा हो और हमको भी फायदा हो, है ना। अमेजोन में भी उन्होंने दिया है कि अगर हम लोग जितना ज्यादा परचेस है 30% हमको उसमें रिफंड मिलता है ना।
तो बहुत अच्छा है। तो लेकिन उसका एंट्री अगर हम अकाउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो उसका कैलकुलेशंस हमें करना आना चाहिए। सॉफ्टवेयर मेरे सारे एक्सेल्स में आपको फॉर्मूले, अभी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग भी पढ़ रहे हो तो उसमें भी आपको सब समझ में आ रहा है क्या क्या आप कर रहे हो। सो एक्सेल कंपल्शन है कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। सो इट इज द प्रोसीजर पास टू कलेक्ट अमाउंट रिसीवेबल्स व्हेन दे बिकम ड्यू, राइट। जब भी आपका ड्यू रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंड देगा या फिर आपको हाई अलर्ट करेगा कि इसका ड्यू है, आपको उसका कलेक्शन करना है। देन इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑल कस्टमर्स डू नॉट पे ऑन द ड्यू डेट। और बहुत सारा ऐसा होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स ड्यू डेट पे नहीं करते। जैसे आपने ये देखा है क्या, पीएनजी गोल्ड वाले, गोल्ड का जो होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स को ऑफर देते हैं। गोल्ड शॉप्स होते हैं, पीएनजी वगैरह जितनी भी आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग पहले से ही कलेक्ट कर लेते हैं कस्टमर से और उसके साथ वो 1 महीने का उनको एक्स्ट्रा क्रेडिट देते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है कि कलेक्शन जो पॉलिसी है ना, उनसे कलेक्शन की जो पॉलिसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अभी मार्केट में रिकवरी का जो ये है ना, बहुत कम हो गया है ट्रेंड, क्योंकि डिजिटाइजेशन आ गया है, बहुत कम हो गया है। हाँ, बैंक में जो पुराने होंगे एनपीए हुए उसमें थोड़ी दिक्कत होगी, मतलब रूरल एरियाज में थोड़ी दिक्कत होगी, बट डिजिटाइजेशन की वजह से और नए नए ऐप आने की वजह से सारी चीजें जो है वो इंस्टेंट हो रही है। चाहे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे आपका कुछ वेरिफिकेशन हो, इवन टैक्स हो, या फिर आपका एनीथिंग, right? So it's easy to collect tax, it's easy to collect recovery, it's easy to collect debts from people, right? So this is the collection policy. So यहाँ पे दिया हुआ है कि कलेक्शन पॉलिसी के लिए क्या क्या यूज करते हैं। लेटर्स, जो मैंने बताया था, लेटर ऑफ क्रेडिट। इनिशियली लेटर ओवरड्यू अकाउंट इज सेंट, सो लेटर मोर डिमांडिंग एंड कस्टमर्स का पेमेंट रिकवर करने के लिए ये सारे लेटर्स हम लोग लिखते थे, है ना। देन टेलीफोन कॉल्स करते थे उनको कि भाई आज तुम्हारा पेमेंट है, जैसे हमें आते हैं, अभी बहुत सारे लोगों को आते होंगे, उनके कॉल सेंटर से फोन आते हैं कि तुम्हारा ये ड्यू है, तुम पे करो एंड देन पर्सनल विजिट, वो लोग घर जाके पर्सनल विजिट देके उनका अगर ड्यू हो गया है तो कुछ चीज उठा के लाते थे, राइट। कलेक्शन एजेंसीज के थ्रू वो कलेक्शंस करते थे, लीगल एक्शंस लेते थे। सो दैट इज, अगर आपका कलेक्शन बढ़ जाता है, अगर आप नहीं, तो ये सारे जो पॉलिसीज है ना, ये आपको क्रेडिट में ऐड करना है। जैसे बैंक क्या करती है, बैंक एक आपको पीरियड देती है, अगर वो पीरियड तक आपने पैसा नहीं दिया तो वो सारे आपको लेटर्स भेजना, टेलीफोन्स करना, आपके यहाँ विजिट करना, फिर एजेंसीज को भेजना और लीगल एक्शंस लेना, ठीक है। तो ये अगर आप इन सब में पड़ गए तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए आपका काम है टाइम पे पेमेंट करना है आपको, राइट। So steps in credit evaluation, how we do it? So obtaining credit information, analyzing the information and making the credit decisions. लेना है कि नहीं लेना है, first you have to decide कि वाकई में हमें क्रेडिट में इन्वेस्ट करना चाहिए या क्रेडिट। बट ऑर्गेनाइजेशंस है, रेपुटेशन है मार्केट में, पब्लिसिटी है अच्छी, तो लेते ही है, क्योंकि उससे सपोर्ट मिलता है, उससे आपका फंड जो है वो मार्केट में फ्लक्चुएट होता है। दैट इज नाउ स्टेप्स इन क्रेडिट इवेल्युएशन, व्हाट वी डू फॉर इट। The term should ensure that the individual has the capability to make payment on time. Always think payment on time. So these requires evaluation of accounts, which can be done from internal source, external source. Internal source is available only for existing customers, जो आपके खास है, जिनके साथ आप डेली बेसिस पे डील करते हो, that is customers. Okay, so if an existing customers ask for extension of credit, the firm may grant credit on the basis of the past records. बैंक क्या करती है, आपका पहले रिकॉर्ड देखती है, आपके ट्रांजैक्शंस देखती है, आपका अकाउंट देखती है, आफ्टर दैट दे विल प्रोवाइड अ लोन। व्हाट इट, सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो क्या करती है, आपका पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद आपको लोन प्रोवाइड करती है, राइट। नेक्स्ट, anyone want to ask any question regarding this? Yes, hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay, thank you. Now external source of information, how they collect informations.
सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक होता है, आपके सारे बैंक अकाउंट देखेंगे, देन आपका बैंक का रेफरेंस लगेगा, ट्रेड का रेफरेंस रखेगा, मतलब आपका लाइसेंस एंड ऑल, कब से आप बिजनेस कर रहे हो, कब, देन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपका रेट ये होगा कि कितने साल से ये लोन ले रहे हैं, इनका रिपेमेंट कैसा है, एंड विजिट करेंगे, फील्ड विजिट, मतलब वो 6 मंथ में 1 ईयर में आके आपसे देखेंगे, मिलेंगे कि भाई आपका कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है ना। अभी तो एमएसएमई में इतनी सारी स्कीम्स आई हुई है कि आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, तो उसके लिए ये सारी चीजें जरूरी है। अगर आपके पास है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि लोन तो अभी मिल रहा है, बट लेने के बाद उसे आपको टाइम पे देना भी है ना। अगर उससे क्या होगा, लेकिन एक अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि मैंने देखा है मतलब जब हम किसी बैंक से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हम लोन लेते हैं, और अगर हम डेली कंटिन्यूअसली उसको पे कर रहे हैं लास्ट 5 इयर्स, लास्ट 10 इयर्स, तो क्या होता है, आपका एक रिकॉर्ड बनता है कि द पर्सन इज गुड फॉर रिपेमेंट। और वो क्या करता है, कंपनी का आप पे ट्रस्ट और हो जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का या बैंक का। सो वो क्या करती है, आफ्टर 5 इयर्स 10 इयर्स आपको और ऑफर करती है कि सर आप ले लो, हम लोन देने को तैयार है। तब आपको कोई, क्योंकि आपका रेपुटेशन, आपका गुडविल एक अच्छा हो जाता है। सो फॉर दैट, आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और नया स्टार्टअप लेना है, लोन करके करना है, तो फर्स्ट यू शुड कीप इन योर माइंड कि आपको रिपेमेंट टाइम पे करना है। देन this is the all information, how we collect documents, then your ratios, liquidity, how you compare with one ratio to another ratio and all. Next, so this is the C of credit 6. First, आपका character, so it's a moral integrity and willingness to make payment. Got it? Then capacity, आपकी capacity है कि नहीं, आप उतना ही लोन दीजिए जितना आप पे कर सकते हो. So it is the ability of the prospective customers to pay cash flow, है ना. कैश फ्लो आपको बनाना ही है, ऑन दैट बेसिस पे अगर आप बिजनेस करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस इन योर बिजनेस. Capital, it is the financial position of the company with a special reference to net worth and profitability. You have to show it what is exactly. So it is the financial position of the company with a special reference to net worth and profitability. आपको उस profitability को show करना है, उसको वहां पे दिखाना है कि exactly यही है. Then collaterals. So the types of assets the potential customers pledge against the credit. तो जैसे बाहर के पार्टीज है, जैसे आपने, आपके ऊपर तो लोन चल ही रहा है, लेकिन आप भी अपना मटेरियल परचेस कर रहे हो या आप मार्केट में दे रहे हो, तो आप भी उन लोगों को ही दीजिए जिन पर आपका ट्रस्ट है, जो आपको फंड देंगे, रिफंड फंड देंगे, है ना. और कंडीशंस में क्या आता है, द जनरल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स. ठीक है, तो क्या होता है कि कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, कंडीशंस को बैलेंस करने के लिए उतना ही, मतलब पोजीशन उतनी ही गुड रखी है ताकि आपको मार्केट में उसका इम्पैक्ट ना हो. देन केस हिस्ट्री, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पास्ट रिकॉर्ड कैन बी यूज. अगर आपको पुराना ये करना है तो आपको क्या करना होगा, जो रिकॉर्ड है वो आपको पॉजिटिव रखना होगा. नेक्स्ट, making credit decisions. You need to take a decisions, right? Actual creditworthiness is compared with standards. If actual creditworthiness is above the standard and credit is granted. ठीक है, अगर आप रेगुलर रिपेमेंट करेंगे, आप कैसे रिपे, अगर मार्केट से आपको पैसा मिलेगा, कस्टमर से आपको पैसा मिलेगा, तो पैसा इकट्ठा करके आप बैंक में पे करेंगे, है ना. अगर मान लीजिए आपको मार्केट से ही पैसा नहीं आ रहा है, जो बिजनेस कर रहे हैं वहां से पैसा है, तो आप डील नहीं कर पाओगे ना. So that is the cycle continuously going on, right? This is the techniques of monitoring an account receivable. So receivables turnover, how we calculate it, provides the relationship between credit sales and debtors. It's most important ना, मतलब हम अगर credit sales करते हैं तो वहाँ उनसे collection करना भी हमें आना चाहिए, right? It indicates how quickly the receivables are converted into cash.
right? So debtors turnover rate, what it is? Credit sales divided by average net debtors. Debtors turnover rate, debtors turnover rate. अगर हम टर्नओवर की बात कर रहे हैं, रिसीवेबल टर्नओवर अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हमको डेटर्स टर्नओवर रेट इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज नेट डेटर्स. Then average collection period, how we calculate it? So it indicates the time period of taken by the firm to convert sales made into cash. Sales made into cash. So average collection period is equal to number of days in year divided by debtors turnover ratio. Average collection period is equal to number of days in year divided by debtors turnover ratio. So एजिंग शेड्यूल, हमको एजिंग भी बनाना है. एजिंग कैसे? 30 डेज का अलग से, 90 डेज का अलग से, 20 डेज का अलग से. अगर जिन्होंने भी टैली किया होगा, टैली में जैसे आप रिपोर्ट जनरेट करते हो तो उसमें ऑटोमेटिक आता है, सिर्फ आपको पीरियड और ये डालना होता है. ऑन दैट बेसिस आपका पूरा शीट वहां पे प्रिपेयर होके आता है. So the average collection period measures quality of receivables in an aggregate manner, and how your aging schedule is a statement that shows age-wise grouping of debtors. Age-wise grouping से आता है 30 days का, 60 days का, 90 days का, 120 days का, 180 days का. ठीक है? So it helps in identifying slow pay debtors, right? And it breaks down debtors according to the length of time for which they have been outstanding. Got it? So this is called aging schedule. Next, अभी हाइपोथेटिकल एजिंग शेड्यूल क्या होता है? जैसे एज ग्रुप में दिया है लेस देन 30, 31 टू 35, 46 टू 60, अबव 60. ठीक है? अमाउंट आउटस्टैंडिंग जैसे लेस देन 30 है, एज ग्रुप में निकाला है. सो लेस देन 30 में 40 लाख रुपीज है, जिसका परसेंटेज कितना आता है? 40, मतलब 40% डेटर्स यू नीड टू रिकवर. 31 टू 45 एजिंग ग्रुप में 20 लाख डेटर्स, जिसका परसेंटेज आ रहा है 20%. 46 टू 60 के ग्रुप में आ रहा है 30 लाख, 30%. अबव 60 का 10 लाख है, 10%. एंड टोटल जो है 1 करोड़ है, मतलब 100% डेटर्स यू नीड टू रिकवर. गॉट इट? Then collection matrix, what it is? It is a statement showing percentage of receivable collected during the months of sales, so and subsequent months. So it helps in studying the efficiency of collections and whether they are improving or deteriorating. मतलब वो या तो आप उसको improve करो या तो उसको हटा दो, उसको bad debts में डाल के फिनिश कर दो, deteriorate कर दो, right? So that is collection matrix. अगर मतलब 180 days के बाद अगर वो पैसा नहीं आता है, वो तो obviously bad debt में ही जाएगा. Now how we calculate hypothetical collection matrix? Okay, so here are given percentage of receivable collected during the period. क्या क्या किया है? मतलब ये assuming वाला है. जैसे percentage of receivable collected, कितने परसेंट में उन्होंने कलेक्ट किया है. फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल में कितना आया, मई में कितना आया, जून में कितना आया, जुलाई में कितना आया एंड अगस्त में कितना आया. ओके, तो सेल्स इन लैक्स. इन द मंथ ऑफ अप्रैल 350, इन द मंथ ऑफ मई 340, इन द मंथ ऑफ जून 320, इन द मंथ ऑफ जुलाई 300 एंड अगस्त में कितना था? 250. ठीक है, इन लैक्स में था. मंथ में कितना था सेल? मंथ में, मंथली. ठीक है, मंथ वाइज 10 lakhs में पकड़िए, 10,000 पकड़िए, 12, 14, 11, 8. फर्स्ट मंथ फॉलोइंग, सेकेंड मंथ फॉलोइंग, थर्ड मंथ फॉलोइंग, फोर्थ मंथ फॉलोइंग एंड फिफ्थ मंथ फॉलोइंग. ठीक है, तो ऐसे उन्होंने सेल्स को जनरेट किया हुआ है कि इस तरह से हमने सेल किया. हाइपोथेटिकल. अब हमें चेंजिंग क्रेडिट स्टैंडर्ड अगर करना है तो द फर्म में समटाइम्स contemplates changing its credit policy to improve its return. रिटर्न लेने के लिए वो हर साल अपना कुछ ना कुछ तो गाजर दिखाती है कि हमारा पैसा कैसे वापस आना चाहिए, है ना. जब तक हमें वो गाजर नहीं दिखाते या कुछ देते नहीं, तब तक सामने वाला ललचाता नहीं है, राइट ना. तो कोई भी कंपनी, चाहे कोई भी और वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी, वो छोड़ेंगे तो नहीं, आपको कैसे ना कैसे तो पैसा रिकवर करेगी, है ना. अगर आपके भी किसी के ऊपर है तो आप भी कुछ ना कुछ उसको देके बोलोगे कि नहीं यार मुझे चाहिए, राइट. तो क्या होता है कि वेरिएबल्स
डायरेक्शन ऑफ चेंजेस एंड इफेक्ट ऑफ, बट बिग ऑर्गेनाइजेशंस में वो लोग भी कुछ ना कुछ डील, कुछ ना कुछ डिस्काउंट, कुछ ना कुछ हमें देते हैं ताकि हम लोग उनका रिकवरी कर सके। तो सेल्स, इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स एंड बैड डेट्स। तो सेल्स इंक्रीज हुआ मतलब पॉजिटिव हुआ, इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स में हुआ तो इंक्रीज हुआ, इधर निगेटिव दिखेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिसीवेबल है, रिकवरी में नहीं है ना। गॉट इट। बैड डेट इंक्रीज हुआ तो निगेटिव में ही जाएगा। मतलब सेल्स तो आप कर रहे हैं, राइट, सेल्स आप कर रहे हैं, कैश में आ रहा है तो पॉजिटिव है, क्रेडिट में कर रहे हैं लेकिन उसका पैसा ही नहीं आ रहा है। सेल्स में तो आपने दिखा दिया रेवेन्यू में कि ये साल में आपको 50 लाख का सेल हो गया है, बट कलेक्शंस में उतना नहीं दिख रहा है, कलेक्शंस आपका 25 दिख रहा है। सो इट इज बैड ना, इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ना, राइट। सो इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स नहीं कर पाओगे आप, पैसा नहीं आएगा तो आप डील नहीं कर पाओगे ना मार्केट में, वो क्योंकि कस्टमर तो आपके वही है। फिर से वो जब तक आपको पहले का पैसा नहीं आएगा तब तक आप उनको अलग से पैसा या अलग से मटेरियल नहीं दे पाएंगे, राइट। और बैड डेट अगर बढ़ते जाएंगे तो आपका तो सेल ही नहीं होगा। एक साल में आपने 50 लाख का किया और दूसरे साल में आपका सेल ही नहीं होगा, राइट। एम आई ऑडिएबल? यस, हेलो, yes, am I audible? Yes, ma'am. Yeah, thank you. Yes, ma'am. Yes. Now this is the format how we evaluate of credit policy. हमने उस दिन मैंने आपको सारे कैश फ्लोज और ये इसके भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी तो ये सारे फॉर्मेट मैंने दिखाए थे। तो ऐसे ही सारे फॉर्मेट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, ये कंपनी का फॉर्मेट है, ठीक है। तो प्रेजेंट पॉलिसी क्या है? ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ठीक है। तो सेल्स, सेल्स कितना आएगा आप प्रेजेंट पॉलिसी में डालोगे, ऑप्शन 1 कितना था, ऑप्शन 2 लेस वेरिएबल कॉस्ट जो दी होगी प्रॉब्लम में, देन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इट कम्स कंट्रीब्यूशंस, राइट। देन कंट्रीब्यूशन में से हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट, है ना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इट्स कम कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशंस माइनस फिक्स कॉस्ट इट कम्स प्रॉफिट। ये हमने कॉस्ट शीट में पढ़ा है फर्स्ट सेम में, राइट। Yes or no? Hello? Yes, ma'am. Yes. Now total cost, how we calculate total cost? प्रॉफिट तो निकल गया, टोटल कॉस्ट के लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए प्लस फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो ये हमें ऑलरेडी दी है और उन दैट बेसिस पे हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे एंड इट कम्स एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल, ओके। देन कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट, हाउ वी कैलकुलेट, ओके। सो इसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेंगे जिसका परसेंटेज आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा। बैड डेट्स जो दिए है वो लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और इन सबका कैलकुलेशन करके टोटल कॉस्ट आएगा। सो नेट बेनिफिट या नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारा प्रॉफिट ए आया था उसमें से हम टोटल कॉस्ट, so let we solve this problem, okay. So first illustration 1, in order to increase sale from the normal level of कितना है 2,40,000 per annum, right. The marketing manager submits a proposal for liberalizing credit policy, liberal हमने दो देखा था, liberal और stringent, right. So here for liberalizing credit policy as under the credit period allowed presently is 30 days. How much it is? 30 days. Now the table is given, propose increase in credit
पीरियड बियॉन्ड नॉर्मल 30 डेज, कितना दिया है, सिर्फ 30 डेज का। अब 30 डेज में 15 डेज, 30 डेज एंड 45 डेज। और रिलेवेंट इंक्रीज ओवर नॉर्मल सेल्स कितना दिया है, अगर 50 डेज का है तो आपका 12,000 सेल होता है नॉर्मल सेल, 30 डेज का है तो आपका 18,000 होता है नॉर्मल सेल, एंड अगर 45 डेज का है तो आपका 21,000 होता है नॉर्मल सेल। So now the PV ratio of the company is 33.33%. What it is? 33.33%, and the company expect a return on investment of 20%. How much? 20%. Again I read, the PV ratio of company is 33.33%, and the company expect a return on investment of 20%. So evaluate the above alternative and advise assume 360 days in a year. ठीक है, तो हमें इसका इवेल्युएट करना है और अल्टरनेटिव एडवाइस देना है कि अगर 360 डेज होता है ईयर में तो हाउ मच इट इज, सॉरी। Okay, so let me try this. Here is the solution. Okay, how we formatted is present policy 30 days की है, ठीक है। ऑप्शन 1 में हमें दिया है 45 डेज, 30 डेज एंड 15 डेज, सो हमने ले लिया। अभी 45 डेज लिया, 60 डेज एंड 75 डेज, ठीक है, इसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। अभी यहाँ पे तो हमें दिया है लेकिन 15 डेज होते नहीं है। एक्चुअल डेज कैसे होते, 30 डेज, 45 डेज, 75 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 180 डेज, ठीक है। तो चलिए, मतलब अगर 15 है तो 15 डेज किस में आता है, 30 डेज में आता है। 45 है तो 45 किस में आता है, 60 में आता है। ऐसे कैलकुलेट करना है, राइट। समझ में आया क्या? लेट कैलकुलेट, बहुत इजी है। तो सेल्स कितना दिया है आपको, 2,40,000 पर एनम। कितना दिया है, 2,40,000 पर एनम। अभी हमें ऑप्शन 1 में 45 डेज का लेना है, तो 45 डेज के लिए, ठीक है, 45 डेज, तो अभी हम 240 ले लिया, पहला ऑप्शन 30 डेज का था, ठीक है। 30 डेज का जो है नॉर्मल ऑप्शंस जो यहाँ पे दिया है ना, 30 डेज कितना लिया, 2,40,000, ठीक है। अब हमें सेकेंड डेज का लेना है, ऑप्शन 1 45 डेज, तो सेकेंड डेज में हमारा कितना दिया है, 12,000 नॉर्मल सेल्स, ठीक है। तो आपने 240 प्लस 12,000 करिए, कितना आता है, कैलकुलेट करिए, कितना आता है, 252, राइट। 252 में 18,000 माइनस करिए, 240 में, सॉरी 252 में नहीं, हमें जो नॉर्मल सेल है 30 डेज का उसी में बढ़ाना है। तो 240 प्लस 18 कितना आता है, 240 प्लस 18 कितना होता है, 258 आता है। देन 258 में नॉर्मल डेज का 21,000 करना है, 240 प्लस 21, इट कम्स 2,61,000 आता है। यस मैम। ओके, नाउ हियर ये हो गया। अभी लेस वेरिएबल कॉस्ट, हम लोग ये फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट तो हमें प्रॉब्लम में दी नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। इसके पहले हमने कॉस्ट शीट पढ़ा है, यस, पता है नहीं पता है बताइए, सब दिया है प्रॉब्लम में। हाउ वी कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट, नहीं पता, हाँ कि ना, मुझे को डोंट बी शाया, अगर नहीं आता है बोलिए नहीं, हाँ तो हाँ, यस और नो, नहीं ये पता है। चलो, तो हमें यहाँ पे देखिए पीवी रेशो कितना दिया है, 33%। पीवी रेशो कितना दिया है, 33%। एक्चुअल हमारे परसेंटेज कितने होते हैं, 100, ठीक है। 100 में से अगर 33% माइनस किए तो कितना आता है, पीवी रेशो दिया है 33%, राइट।
जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है। तो 100 माइनस 33.33 व्हाट इट कम्स 66.67% आता है क्या? यस आया क्या? यस मैम। यस। सो हमारा जो सेल है 2,40,000 है ना? तो 2,40,000 के 66.67% कितने आते हैं? 66.67%। 1,60,000 आता है। यस मैम। यस। तो आपको पता चला वेरिएबल कॉस्ट ये फॉर्मूला है। अगर प्रॉब्लम में आपको सिर्फ सेल्स दिया है और पीवी रेशो परसेंट में दिया है तो इट्स इजी टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट, राइट? तो हमने क्या किया, हमारे पास सेल्स दिया था और पीवी रेशो दिया था 33.33%। 100 में से हमने उतना निकाल के पीवी रेशो निकाल के जो कॉस्ट आया था उसका हमने मल्टीप्लाई किया। अभी सेम आपको 2,52,000 इंटू 66.67 करिए। सबका हमें ये निकालना है वेरिएबल कॉस्ट। 2,52,000 इंटू 66.67 1,68,000 आता है क्या? 1,68,008 समथिंग, बट यहाँ पे राउंड फिगर में ही लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट पॉइंट में नहीं आता है कभी, आपको पता होगा कॉस्ट शीट में। यस इट कम्स 1,68,000 और नॉट? यू नीड टू कैलकुलेट। यस इट कम्स। वेरिएबल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला सेम ही है। पीवी रेशो दिया है 33.33%। हमने क्या किया, 100 में से 33.33% माइनस किया और हमारा कितना आया आंसर 66.67%। तो जितना भी सेल्स हमने लिया है 30 डेज 40 डेज 60 75 डेज का, उसको उसके साथ हमें उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके हमें उसका वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। आया क्या? 2,52,000 इंटू 66.67 इट कम्स 1,68,000 समथिंग आ रहा है, बट हमें राउंड फिगर में ले रहा है 1,68,000। यस और नो? यस और नो? एम आई ऑडिएबल? आया कि नहीं आया? हेलो? यस हेलो? चैतन्य, रोहन, मयूरी, ओंकार? यस मैम। अरे बाप रे, इतना टाइम लगाते हो बोलने के लिए? भूख लग गई आप लोगों को? ओह, बाकी का आया ऑप्शन 2 का 60 डेज का भी सेम कैलकुलेट करिए। 1,70,000 आता है क्या? 2,58,000 इंटू 66.67%। आ गया? यस हाँ या ना? कम ऑन जल्दी करो। आया कि नहीं? नहीं चैट बॉक्स नहीं, लेट्स पिक। ओके देन 2,61,000 सॉरी 6.67 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,74,000 समथिंग, बट हमें राउंड फिगर ही लेना है। ठीक है, हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब इनका कंट्रीब्यूशन निकालिए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करिए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, राइट? सबका निकालिए। आ गया सबका?
यस, पहले का जो है 2,40,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1,60,000, 80,000 कंट्रीब्यूशन आया। सेकेंड का 84,000 आया है, थर्ड का 86,000 एंड फोर्थ का 87,000, राइट। अब लेस क्या करना है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें प्रॉब्लम में दी ही नहीं है ना। लेट वी चेक। फिक्स कॉस्ट हमें प्रॉब्लम में कहीं भी दी नहीं है। पीवी रेशियो दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, राइट। तो फिक्स तो नहीं है, तो नॉट अप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल। एने लिख दीजिए कि इट्स नॉट अवेलेबल। अभी प्रॉफिट निकालिए, उतना ही आएगा जो आपका कंट्रीब्यूशन आया है 80,000। 30 डेज का 80,000 आएगा, 45 डेज का 84,000, 60 डेज का 86,000 एंड 75 डेज का 87,000। इट्स अ कंट्रीब्यूशन। नाउ टोटल कॉस्ट। अब हमने देखा था कि टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। एज फिक्स कॉस्ट नॉट गिवन, इन्वेस्टमेंट्स ऑन सेल्स लेना है, इन्वेस्टमेंट और इज इक्वल टू सेल्स करना है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल सेल था, मतलब फर्स्ट का 30 डेज का 2,40,000, ठीक है। अभी हमें 30 डेज दिया है, तो ऑब्वियसली हम 30 डेज, और हमें पूछा गया है कि 360 डेज, है ना। क्वेश्चन में पूछा है कि इवेल्युएट द अबव अल्टरनेटिव एंड एडवाइज अज्यूम 360 डेज। नहीं, अगर यहाँ पे 365 दिया रहता तो हम 365 से कैलकुलेट करते, बट यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है कि 360 डेज के साथ ही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए 2,40,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू कितना आता है, 20,000। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हुआ इसका, 20%, राइट। 20% वो हम बाद में निकालेंगे, पहले आप उसका ये निकाल लीजिए वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के साथ। देन सेकंड में 2,52,000, यहाँ पे 45 डेज दिया है, तो 45 डेज डिवाइडेड बाय 360 कितना आता है, 31,500। देन थर्ड में 60 डेज है, तो 2,58,000 आपका सेल इंटू 60 डेज डिवाइडेड बाय 360, इट कम्स 43,000, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन 3, 75 days. So the sales is 2,61,000 into 75 divided by 360 is equal to 54,375. चलिए नेक्स्ट हमें पूछा गया है प्रॉब्लम में कि द कंपनी एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20%। तो टोटल कॉस्ट पे ही हमको 20% निकालना है। तो टोटल कॉस्ट हमारा पहले का कितना आया, 30 डेज का 20,000, 20,000 पे 20%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं, तो 20%। तो 20,000 इंटू 20%, इट कम्स, देखिए कितना आता है, कैलकुलेट करिए। 4,000, right? Then 31,500 into 20%, it comes 6,300, right? Then 43,000 into 20%, it comes 8,600. 8,600. Then 54,375 into 20%, कितना आता है, 10,875। आया सबका, आया कि नहीं आया? यस मैम। यस। नाउ बैड डेब्ट्स दिया नहीं है इसलिए नील, कुछ एडमिन कॉस्ट भी दिया नहीं है प्रॉब्लम में। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना आया, 4,000, 6,300, 8,600 एंड 10,875। अभी नेट ए माइनस बी करिए, प्रॉफिट जो हमारा कंट्रीब्यूशन आया था
फिक्स कॉस्ट माइनस करके जो हमने प्रॉफिट लिया था 80,000 माइनस 4,000 इट कम 76,000. सेकेंड ऑप्शन 84,000 minus 6,600 it comes 77,700. Second option 86,000 minus 8,600 it comes 77,400. Then 87,000 minus 10,875 it comes 76,125. right? तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन. क्या निकाला आपने इसमें? टोटल ऑल्टरनेटिव डेज गिवन ऑन द पीरियड्स. अभी ये सेकंड वाला प्रॉब्लम आपको करना है. चलिए सेकंड वाला भी कर लेते हैं. तनय लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. 3 साल का दिया है उन्होंने. ठीक है, 3 डिवाइड दिए हैं. पहला है सेल्स, मतलब प्रेजेंट पॉलिसी उनका 3 मंथ्स का है. वहां पे अभी डेट्स दिया था, अभी यहाँ पे मंथ दिया है. ध्यान में रखिए. 3 मंथ्स मीन 90 डेज. 4 मंथ्स मीन्स कितना? 4 मंथ्स मीन्स कितने डेज? 120 डेज. 5 मंथ्स मीन्स 150 डेज. राइट. चलो लेट वी कैलकुलेट. इट कम्स राइट और रॉन्ग. कल से हम यूनिट 4 स्टार्ट कर देंगे. राइट. सो सेल्स कितना दिया है 3 मंथ के लिए? 50 lakhs. 4 मंथ के लिए 60 lakhs एंड 5 मंथ्स के लिए 67,50,000. राइट. फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट 3 lakhs एंड 3,75,000. मतलब प्रेजेंट, मतलब 3 मंथ्स के लिए आपको 3 लाख दिया है, 4 मंथ के लिए 3 लाख दिया है, बट 5th मंथ के लिए 3,75,000 का फिक्स कॉस्ट है. तो जो महीने का जो दिया है वही हमको लेना है. बैड डेब्ट्स यहाँ पे दिया है 1,50,000, 3 lakhs एंड 4,50,000. राइट. सो द वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ सेल. ओके, रिपीट अगेन. सो वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ सेल. तो जितना भी सेल है उसके 70% हमें कैलकुलेट करना है. और 30% क्या रहेगा? लेट वी सी. द कंपनी एक्सपेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25%. वहां पे 20 था, यहाँ पे 25%. सो इवेल्युएट द अबव ऑल्टरनेटिव्स एंड एडवाइस. यहाँ पे डेज दिया नहीं है, तो हमें जो दिया है उसी में कैलकुलेट करना है. ऑब्वियसली हमें तो 365 लेना है. नहीं दिया है, अगर दिया है तो उतने ही डेज के साथ कैलकुलेट करना है. अगर नहीं दिया है तो हमें 365 डेज देना है. समझ में आया क्या? यस. यस मैम. चलो लेट वी कैलकुलेट सेम फॉर्मेट. मेकअप फॉर्मेट. सो प्रेजेंट पॉलिसी 3 मंथ, प्लान 1 4 मंथ, प्लान 2 5 मंथ. राइट. यस. Sales, how much it is? 50 lakh, 60 lakhs and 67,50,000. Let me check. 50 lakh, 60 lakh, 67,50,000. वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला? वेरिएबल कॉस्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है? द वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ सेल्स. लेट मी कैलकुलेट. चेक करिए. एक्सक्यूज मी. आया क्या? 50 lakhs into 70%. Yes, it comes 35 lakhs. Right? आया ना 35 lakhs. 60 lakhs पे 70%, 42 lakhs and 67 पे 70%, 47 lakhs 25,000. Right? चलिए कंट्रीब्यूशन निकालिए. 50 lakhs में से 35 माइनस करिए, 15 लाख आता है. 60 lakhs में से 42,000 माइनस किया तो 18 lakhs आता है. एंड 67 50 में से 47 25 माइनस किया तो 20,25,000 आता है. तो ये आपका हो गया कंट्रीब्यूशन. नाउ फिक्स कॉस्ट
ये प्रॉब्लम में हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई है, कितना है? 3 मंथ के लिए 3 lakhs, 4 मंथ के लिए 3 lakhs एंड 5 मंथ के लिए 3,75,000। चलिए लिखिए, पहले के लिए हमने 3 lakhs, सेकेंड मंथ के लिए 3 lakhs एंड 5 मंथ के लिए हमने 3,75,000 लिया। नाउ प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, माइनस करिए, 15 lakhs माइनस 3 lakhs 12 lakhs, 18 lakhs minus 3 lakhs 15 lakhs and 20 lakhs 25,000 minus 3 lakhs 75,000, it comes 16 lakh 15,000, right? Same formula. Total cost, how we calculate total cost? Variable cost plus fixed cost. तो हमें variable cost भी दी हुई है और fixed cost भी दी हुई है, तो इसका टोटल करो कितना आता है। पहले वेरिएबल कॉस्ट 35 है, फिक्स कॉस्ट 3 lakhs है, 35 plus 3 38 lakhs, राइट। तो अभी यहाँ पे हमें डेज नहीं दिया है, तो हम डेज से नहीं करेंगे, मंथ दिया है। क्या दिया है? मंथ दिया है, तो हम मंथ से कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो 38 lakhs इंटू 3 months डिवाइडेड बाय 12। पहले क्या दिया था? 30 डेज दिया था और उससे हमने 360 डेज से डिवाइड किया था। अभी यहाँ पे मंथ दिया है, तो मंथ से मंथ का करेंगे। करिए, 38 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, इट कम्स 9,50,000। आया क्या? चेक करो, मेरा गलत हो सकता है। आ गया? यस और नो? यस, आया। 38 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, इट कम्स 9,50,000, राइट। नेक्स्ट, Yes, ma'am. 45 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12। 45 लाख कैसे आया? वेरिएबल कॉस्ट इज 42,000 प्लस 3 लाख, कितना आता है? 45। 45 into 4 divided by 12, it comes 15 lakhs, right? Yes, 15 lakhs. Then last में वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका? 47,025 लाख प्लस 3,75,000, टोटल होता है 51 lakhs। 51 lakhs into 5 months divided by 12, कितना आता है? 21,25,000। अब सबका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालिए 25%। 9,50,000 का 25% आता है 2,37,500, राइट। देन 15 lakhs का 25% आता है 3,75,000। देन 21 lakhs 25,000 का 25% आता है 5,31,250। बैड डेब्ट हमें दिया है प्रॉब्लम में, चलिए कितना दिया है? 1,50,000, 3 lakhs एंड 4,50,000। 3 मंथ के लिए 1,50,000, 4 मंथ के लिए 3 lakhs एंड 5 मंथ के लिए 4,50,000। ऐड करिए सबको, बैड डेब्ट्स को ऐड करिए इसमें और टोटल कॉस्ट करिए। आ गया? यस।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं। हाँ, फिर आपने कितना किया अभी, आपका टोटल कॉस्ट कितना आया बैड डेब्ट ऐड करने के बाद? फर्स्ट का आता है 3,87,500, सेकंड का आता है 6,75,000 एंड थर्ड का आता है 9,81,250, राइट। अब ए में से बी माइनस करिए, प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट जो भी है, तो वो आपका कितना आता है? 8,12,500, 8,25,000 एंड 6,68,075. So fourth plan number fourth है, it is good because it comes good profit. यहाँ पे भी हमने देखा था कि 70,700 इट्स अ गुड, यहाँ पे प्रॉफिटेबल था पहले प्रॉब्लम में, राइट। सेकंड में क्या आया हमारा? सजेशंस जो है वो सेकंड प्लान मतलब 4 मंथ का जो प्लान है वो सही है। समझ में आया? यस एनीवन? किसी को कोई डाउट है? नहीं है। ये वाला प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल है, सेम है। अब यहाँ पे डेज दिया है ना, तो डे के साथ हम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे जो बैड डेब्ट दिया है वो परसेंटेज में दिया है, 25%, 0.25%, 0.5%, 0.1% एंड 0.25%, है ना। बट यहाँ पे किसके निकालना है वो आपको डिसाइड करना है। पीवी रेशियो दिया है 30%, द कंपनी एक्सपेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्ट 20%, इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव एंड एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, कर लेंगे, ये प्रॉब्लम आ जाएगा आपको? यस और नो? मैम। यस, गुड, ठीक है। इसे कैलकुलेट करिए, सब दिया है, सो प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम्स आते हैं, सेम है, ठीक है। ये लास्ट वाला अब आपके लिए होमवर्क है। और कल हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग में हमारा ही लेक्चर है कल। तो कल आपका शायद आईबी का सेशन नहीं हो रहा है, तो वो भी लेक्चर हम यूज कर लेंगे, तो हमारा एएफएम का सिलेबस जल्दी फिनिश्ड होगा, राइट। किसी को कोई तकलीफ है, कुछ पूछना है यूनिट 3 में? ओके, मैं ये पीपीटी आपको शेयर कर देती हूँ, तो आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा, राइट। ओके, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो मॉर्निंग। Okay, anyone want to ask any question? Yes, participants. नो मैम। Okay, पीपीटी किसी ने नहीं बनाई है अभी तक प्रोजेक्ट की? आपको ही तकलीफ होने वाली है वाइवा के टाइम में। मैंने आज मैसेज डाला, आपका वाइवा हो सकता है कभी भी, सो लेट बी प्रिपेयर अबाउट इट, राइट। ओके।